ठीक है, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, ज़रा इसको समझते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब आप समझो, चैप्टर यही है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मेरी बुक में तो हाँ 12 है, आप लोगों की बुक में आगे पीछे ना होना, बीच में जीएसटी भी घुसा रखा है। चलो कोई नहीं, मिल गया ना, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या, ज़रा ये समझते हैं। आपको पता है, आप जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक पासबुक मिलती है, देखी है सबने पासबुक? किसी भी बैंक की पासबुक देखी है आप लोगों ने? ठीक है, देखी होगी। जैसे किसी का अकाउंट पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी ऐसे कहीं होगा, तो वो एक पासबुक देते हैं। तो क्या आप, मैं थोड़ा-सा जानना, क्योंकि ये थोड़ा-सा नॉलेज वाला क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ आप लोगों को पता है क्या? ये बड़ी मतलब अकाउंट्स नहीं पूछ रहा, अभी बेसिक से सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपने सबने, आप कह रहे हैं सबने पासबुक देखी है, उस पासबुक में जो एंट्री होती है ना, आपने देखा होगा एंट्री होती है, वो आप लोग करते हो या बैंक करता है? कौन करता है उसमें एंट्री? बैंक करता है। आप देखो उसमें कभी भी आप अपने हाथ से नहीं उसमें लिखोगे, आप बैंक में लेके जाते हो, वो एक मशीन होती है उसमें डालते हैं उसको और वो प्रिंट हो जाती है। मतलब उसमें एंट्री कौन कर रहा है? रहती चाहे आपके पास है वो पासबुक, लेकिन उसका जो एक्सेस है, मतलब जो उसमें जो उसका जो कंट्रोल है कह लो, वो बैंक का है। मतलब उसमें बैंक एंट्री करता है कि भई बैंक एंट्री करता है, आपके अकाउंट से इतने पैसे निकले, आपने यहाँ पे खर्च करे, इतने पैसे आपके में बैंक में आ गए, उस पासबुक में ये एंट्री होती है। मतलब जो बैंक के अकॉर्डिंग उसमें कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं, आपने कितने कहाँ खर्च करे, उसमें वो प्रिंट हो जाता है जब आप बैंक में लेके जाते हो पासबुक, ठीक है? तो जो पासबुक में एंट्री है, मैं कहूँ तो पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक करता है। अब आते हैं दूसरे इस पे पॉइंट पे, कैश बुक। अभी आप लोगों के जिसके बैंक इसके सेविंग अकाउंट है, हम लोग घर पे कैश बुक नहीं बनाते, लेकिन आपको पता है जो बिज़नेस करते हैं, वो एक कैश बुक मेंटेन करते हैं जो आपने बनानी सीखी हुई है। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि और आप लोग जो घर पे मेंटेन करते हो, घर नहीं बिज़नेस के लिए, चलो मैं घर नहीं बोलूँगा, और जो बिज़नेस में मेंटेन करते हैं वो कौन-सी करते हैं? कैश बुक। तो आपने देखी होगी, हमने जो बनाई थी अभी लास्ट में जो उसमें चैप्टर में अदर बुक्स में, डबल कॉलम कैश बुक, उसमें कैश का भी कॉलम था और बैंक का भी कॉलम था। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो जो हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, उसमें जो बैंक का कॉलम बनाते हैं, उसका जो बैलेंस सीडी निकलता है, जो बीडी होता है, वो क्या बताता है हमें? जो बैंक वाले कॉलम में हम एंट्री करते हैं, उसका क्या मतलब होता है? कैश वाले में नहीं पूछ रहा, जो बैंक वाले कॉलम में एंट्री करते हैं, वो क्या बताता है हमें? जो हम कैश बुक बनाते हैं अपने बिज़नेस की, वो क्या होता है? बैंक का कॉलम में जब अमाउंट लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है? डेबिट में लिखते हैं ना, बैंक के कॉलम में डेबिट में एंट्री लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जब हम डेबिट में लिखते हैं, तो कहते हैं हमारे बैंक में इतने पैसे बढ़ गए, और क्रेडिट में लिखते हैं तो उसका मतलब बैंक में इतने पैसे कम हो गए, यही दिखाता है ना बैंक कॉलम। कैश बुक का बैंक कॉलम हमें क्या दिखाता है? जब हम कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री करते हैं बैंक कॉलम के, तो हम कहते हैं कि भई इतने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में बढ़ गए हैं। किसी ने हमें चेक दिया, उसने हमारे पैसे देने थे, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। और जैसे मान के चलो हमने सैलरी दी चेक के थ्रू, तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय सैलरी बैंक के कॉलम में, मतलब हमारा बैंक बैलेंस इतने से कम हो गया। तो कैश बुक की जो डबल कॉलम कैश बुक होती है, उसमें जो बैंक वाले कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट साइड में, वो हमें क्या बताते हैं कि भई इतना बैंक बैलेंस बढ़ गया, इतना बैंक बैलेंस कम हो गया, यही बताता है ना? और पासबुक जो होती है वो भी क्या बताती है? पासबुक भी तो यही करती है कि इतना आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, इतना आपका बैंक बैलेंस घट गया, जब उसमें एंट्री करवाते हैं। तो पासबुक भी वही चीज़ शो कर रही है, और कैश बुक का बैंक कॉलम जो है वो भी यही शो कर रहा है। तो पासबुक मान के चलो आपने आज अपडेट करवाई, ठीक है? तो पासबुक में आपने देखा होगा साइड में सबसे राइट में जो एंट्रीज़ होती हैं, सबसे राइट में दिखाता है कि अब आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं। दिखाता है ना, अगर आप लोगों ने पासबुक देखी हो, तो उसमें दिखाता है अब आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, 20,000 रुपए मान के चलो। आपने जैसे आज तक की एंट्री करा ली, उसमें डेबिट क्रेडिट होता है। पासबुक में भी अगर आप लोग देखना आज अपने घर में, आप लोगों की या अपने मदर-फादर की किसी की पासबुक आप देख सकते हो, तो देखना उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो डेट लिखी होती है। देखो उसमें भी क्या होता है, एक बार थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले डेट लिखी होती है, फिर उसके बाद होता है पर्टिकुलर्स, फिर होता है डेबिट, क्रेडिट, और फिर होता है अमाउंट का कॉलम। मतलब एक होता है डेबिट, एक क्रेडिट, और फिर अमाउंट का कॉलम होता है, 3 होते हैं मतलब। तो उसमें डेबिट का कॉलम होता है, क्रेडिट का कॉलम होता है, तो उसमें डेबिट में भी कुछ अमाउंट लिखे होते हैं, क्रेडिट में भी कुछ लिखे होते हैं, और जो लास्ट कॉलम होता है ना अमाउंट का, उसमें आपका अपडेटेड बैलेंस दिखाता है कि हाँ भाई, आज आपके अकाउंट में 6 सितंबर को इतने पैसे हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ, कैश बुक मैं बना रहा हूँ, और कैश बुक मान के चलो बनाई मैंने, और उसका मैंने बैलेंस शीट ही निकाला आज की तारीख को, 6 सितंबर को ही मैंने उसका बैलेंस शीट ही निकाला।
तो आप लोगों से मेरे को सवाल पूछना है, आप मुझे ये बताओ कि जो पासबुक है वो दिखा रही है कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपए हैं आपके बैंक अकाउंट में, और जब मैं कैश बुक का जो बैंक कॉलम बना रहा हूँ उसमें भी जब मैंने बैंक में डेबिट क्रेडिट सब कुछ करा है, तो लास्ट में उसका जो बैलेंस सीडी आएगा, क्या वो भी 20,000 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? 20,000 ही आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बैंक को ये कह रहा हूँ कि बैंक मुझे आपसे 20,000 रुपए लेने हैं, तो बैंक भी तो ये कहेगा हाँ मुझे आपके 20,000 रुपए देने हैं। अगर मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए जमा है, तो मैं क्या कहूंगा बैंक को कि बैंक आपने मेरे 20,000 रुपए देने हैं, और बैंक भी क्या कहेगा कि हाँ भाई मैंने आपके 20,000 रुपए देने हैं। क्यों? क्योंकि बैंक की जो पासबुक है उसमें लिखा आ रहा है कि भाई 20,000 रुपए हमने, मतलब 20,000 रुपए इनके जमा है। और जो मैं कैश बुक बना रहा हूँ उसमें जो बैंक कॉलम बना रहा हूँ उसमें भी तो यही आएगा कि भाई मेरे बैंक में 20,000 रुपए जमा है, तो दोनों सेम होने चाहिए ना। लेकिन कभी-कभी ये सेम आते नहीं है। कभी-कभी ये दोनों अमाउंट सेम आते नहीं है, आने चाहिए देखा जाए। मतलब पहले मेरे को ये बता दो, आप लोगों को ये क्लियर है कि अमाउंट दोनों सेम आने चाहिए? किसी को ये तो डाउट नहीं है कि अमाउंट सेम क्यों नहीं आने चाहिए? क्यों आते हैं डिफरेंस, वो मैं अभी बताऊँगा कि डिफरेंट क्यों आते हैं दोनों के बैलेंस। लेकिन अभी वैसे तो क्लियर है ना आपको कि सेम आने चाहिए। क्योंकि पासबुक कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। वो उसमें वो दिखा रहा है कि आपके 20,000 रुपए जमा है। कैश बुक कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूँ। तो उसमें मैं भी तो ये दिखाऊँगा कि मेरे बैंक में 20,000 रुपए जमा है। लेकिन ये इतना क्लियर है ना सबको कि दोनों के अमाउंट जो है सेम होने चाहिए, ठीक है? लेकिन क्यों नहीं होते? कभी-कभी सेम नहीं होते। उसका रीज़न समझ लो, अब आप उसके देख लो क्या-क्या रीज़न होते हैं कि वो कभी-कभी सेम नहीं आते। क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो ऐसे होता है कि सेम नहीं आते। और पहला मैं बता दूँ कि ये जो डिफरेंस होते हैं ना जो सेम नहीं आते, इसका जो डिफरेंस ढूँढते हैं हम कि भई क्यों नहीं सेम आ रहे? तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसाइल मतलब पता है क्या करना होता है? रिकंसाइल मतलब होता है इक्वल करना। रिकंसाइल मतलब क्या होता है कि इक्वल करना। तो बैंक का अमाउंट को इक्वल करने की एक स्टेटमेंट बनाते हैं। भई हम रीज़न ढूँढते हैं कि क्यों नहीं सेम आ रहे? आने चाहिए सेम, आप लोग भी सब एग्री करते हो सेम आने चाहिए, लेकिन सेम नहीं आते। तो क्यों नहीं आते सेम, उसके जो रीज़न्स हैं, वो हम ढूँढते हैं, और उस रीज़न्स को जब हम नोट करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पहले मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनिशन पढ़ देता हूँ आपके लिए, और फिर हम देखते हैं कि क्यों इक्वल नहीं आते दोनों के बैलेंसेस, आने चाहिए लेकिन क्यों नहीं आते, फिर वो पढ़ेंगे हम। तो बैंक रिकंसिलिएशन की जो स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जो डेफिनिशन है, वो आपको मतलब पहले पेज पे दी हुई है इस चैप्टर के, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ। कह रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर, जिसका अकाउंट है बैंक में वो प्रिपेयर करता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जैसे आज 6 सितंबर है तो हम पर्टिकुलर डेट पे बना रहे हैं, टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, बैंक पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो फिर से पढ़ रहा हूं। अब कह रहा है कि एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि अकाउंट होल्डर बनाता है, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाता है, रिकंसाइल करने के लिए, मतलब कि वो कि मैच करने के लिए। रिकंसाइल मतलब क्या हो गया? इक्वल लाने के लिए या मैच करने के लिए। किस किस को रिकंसाइल करता है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखो कैश बुक में दो बैलेंस होते हैं, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो कैश बैलेंस तो कैश वाली बात है, तो कैश का आपके जेब में 10,000 रुपए पड़े हैं, उससे बैंक को क्या मतलब है? हम किसकी बात कर रहे हैं? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जो बैंक का कॉलम बनाते हो आप कैश बुक को, उसको रिकंसाइल करता है ये किसके साथ? किसके बैलेंस से? जो कि आपकी पासबुक, मतलब जो बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक है, उसके बैलेंस से रिकंसाइल करता है आपके बैंक बैलेंस एज पर जो कैश बुक है, उन दोनों को आपस में ये रिकंसाइल करता है, शोइंग एंट्रीज कॉजिंग डिफरेंसेस बिटवीन द टू बैलेंसेस। क्या बताता है ये आपको वो डिफरेंसेस बताता है कि दो बैलेंसेस में डिफरेंसेस क्यों है, वो एंट्रीज शो करते हैं हम इसमें। बोला था ना अभी मैंने आपको, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ वो रीजंस, वो एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं हम कि क्यों डिफरेंट आ रहे हैं, दोनों के अकाउंट के बैलेंस क्यों डिफरेंट आ रहे हैं। किस किस के? फिर से बोल रहा हूँ, जो आपकी बैंक की पासबुक है और जो आपने कैश बुक बनाई है उसका जो बैंक बैलेंस है, उन दोनों को रिकंसाइल करता है, उन दोनों को मैच करता है, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, कैश बुक के कैश बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है पासबुक का। आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं, 500 रुपए जा रहे हैं, 600 रुपए आ रहे हैं, 10,000 जा रहे हैं, इससे आपका बैंक बैलेंस थोड़ी चेंज होएगा। आपके कैश बुक का जो बैंक का कॉलम है वो
तब चेंज होएगा जब बैंक से आप चेक लोगे, बैंक में चेक दोगे, किसी से चेक लोगे, तो उसकी बात कर रहा है, कैश की बात नहीं कर रहा, आपके बैंक की बात कर रहा है। अब देखो क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं कि कब कब ये डिफरेंस आते हैं दोनों में अमाउंट में। कह रहे डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। अब देखो कह रहे टाइमिंग की वजह से भी हो सकता है डिफरेंस। कैसे? मान के चलो आ, युवराज ने मेरे पैसे देने थे 10,000 रुपए, तो युवराज ने मुझे चेक काट के दे दिया 10,000 रुपए का। ठीक है, युवराज ने मुझे चेक काट के दिया 10,000 रुपए का, और आज आज ही के दिन मैं 6 सितंबर को ही वो मैं बैंक में डालकर आ गया चेक, और मैं बैंक में चेक डालकर आ गया, और आज मैंने घर पे आके एंट्री कर ली। कहाँ करूंगा मैं एंट्री? कैश बुक के बैंक कॉलम में करूंगा। कैश बुक के जो डेबिट साइड है वहां पे बैंक कॉलम में लिख दूंगा टू युवराज, मतलब मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू युवराज, यही करूंगा ना। अगर मैं सेम डे चेक बैंक में डाल देता हूँ, मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू युवराज, और मैं बैंक के कॉलम में लिख दूंगा टू युवराज और 10,000 रुपए वहां लिख दूंगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या बैंक में 6 सितंबर को मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, या 2-3 दिन लगते हैं चेक क्लियर होने में? 2-3 दिन लगते हैं। तो इस बीच में मेरी कैश बुक का जो बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है, क्या वो मैच करेगा? नहीं। मेरी कैश बुक 10,000 ज्यादा दिखाएगी, और पासबुक में अभी 10,000 से कम की एंट्री हो रखी होगी। बात समझ आई? मतलब पहले से अगर 1 लाख रुपए बैलेंस है दोनों में, कैश बुक में और पासबुक में, तो मैं तो 10,000 से एंट्री कर दूंगा। मेरे जो कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो कितना हो गया? 1,10,000। लेकिन अभी बैंक की जो पासबुक है वहां 1 लाख ही है। क्यों? अभी 2-3 दिन लगेंगे ना चेक को क्लियर होने में। तो जब चेक क्लियर होएगा तब मेरी पासबुक भी 1,10,000 रुपए हो जाएगी। अभी तो वो 1 लाख है और मेरी कैश बुक का बैलेंस 1,10,000 रुपए है। तो कह रहा है एक डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग आ जाता है, क्योंकि 2-3 दिन लगते हैं, टाइम लगता है चेक को क्लियर होने में, और मैंने आज ही एंट्री कर दी। ठीक है, तो इसलिए ड्यू टू टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आता है। और एक चीज और समझो, युवराज की तरफ से सोचो, युवराज ने मुझे आज चेक दे दिया, तो युवराज ने जब मुझे चेक दिया वो घर जाके क्या कर लेगा? वो अपना बैंक बैलेंस कम कर लेगा। वो अपनी कैश बुक खोलेगा अपने घर जाके, बिजनेस में जाके, और वहां पर लिख देगा रजत डेबिट टू बैंक। वो ये एंट्री कर देगा, रजत डेबिट टू बैंक। तो उसको क्या हुआ? उसने अपना बैंक बैलेंस कम कर दिया आज ही जाके। लेकिन क्या एक्चुअल में उसका पासबुक भी कम हो गई होगी युवराज की? नहीं। मैं जिस दिन चेक डालूंगा, जब 2-3 दिन में क्लियर होएगा, तब युवराज की पासबुक कम होएगी, तब युवराज के बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए कम होंगे। लेकिन युवराज ने तो आज ही जाके अपनी कैश बुक में कम कर दिए 10,000 रुपए। लेकिन युवराज की जो बैंक है वो 2-3 दिन बाद माइनस करेगा उसके जो बैंक का बैलेंस है। तो इसलिए टाइमिंग की वजह से भी डिफरेंस आ जाता है कैश बुक में और पासबुक में, क्योंकि कैश बुक में तो आप आज एंट्री कर दोगे, लेकिन पासबुक में 3-4 दिन बाद होएगी। तो इस वजह से जो 2-3 दिन है, 2-3 दिन जो बीच में है, उस वजह से दोनों के डिफरेंस आ सकता है, अमाउंट में आ सकता है, क्या आता ही है। अब अगला देखो क्या है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। बैंक ने ट्रांजेक्शन कर दी और आपने अपनी कैश बुक में करी नहीं। जैसे आपको पता है बैंक चार्जेस काटता है आपके, हर साल हर महीने कुछ ऐसे चार्जेस कटते हैं कि आप लोगों को एसएमएस आते हैं तो एसएमएस चार्ज कटता है, या बैंक जो आपका जो डेबिट कार्ड है उसके चार्जेस काटता है 125 रुपये 150 रुपये साल के। तो क्या बैंक आपसे घर आके पैसे लेता है कि ये लो जी आपने जो डेबिट कार्ड हमने आपको इशू करा हुआ है तो उसके 150 रुपये दे दो हमें? ऐसे होता है? नहीं। बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में से, आपके बैंक अकाउंट में से 150 रुपये काट लेता है। और 150 रुपए का तो मैसेज भी नहीं आता, कि एसएमएस भी नहीं आता कि आपके 150 रुपए कट गए हैं। वो तो जब आप पासबुक में एंट्री कराते हो तब वहां देखते हो कि अरे 150 रुपए कम हो गए, तब आप देखते हो किस चीज के कम हुए हैं, कि बैंक ने चार्जेस काट लिए हैं, एटीएम चार्जेस या डेबिट कार्ड चार्जेस, इस तरीके से नाम करके लिखा होता है। अब एक बात बताओ, बैंक ने पैसे काट दिए आपके 150 रुपए, क्या अब आपको घर बताने आया? वो नहीं। तो आपकी पासबुक तो 150 रुपए से कम हो गई, लेकिन आपकी कैश बुक में तो अभी 150 रुपए, क्योंकि आपको पता ही नहीं। बात समझे, आपके 150 रुपए कट गए, आपको पता ही नहीं चला। मान के चलो 6 सितंबर को आपके 150 रुपए कट गए। अब आपके बैंक में कितने पैसे दिखा रहा है? मान के चलो पहले 1 लाख रुपए थे, अब 150 रुपए कट गए, तो आपके बैंक में जो पासबुक में कितने पैसे रह गए होंगे अब? 99,850 रुपीज। लेकिन आपकी कैश बुक तो अभी भी 1 लाख रुपए दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि 150 रुपए बैंक ने काट लिए हैं। वो तो जब आप बैंक जाओगे तब आपको पता चलेगा, या आप अपना बैलेंस चेक करोगे कि कट गए,
तब आप कैश बुक में एंट्री करोगे। क्या एंट्री करते हो आप कैश बुक में? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप क्रेडिट साइड में लिख देते हो बाय बैंक चार्जेस और बैंक में 150 रुपए कम कर देते हो। होता है ना ऐसे? तो तब भी डिफरेंस आएगा। क्या है ये? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली लेकिन आपको नहीं पता चली। आप तो कैश बुक में एंट्री कब करोगे? जब आपको पता चलेगा ना कि भाई मेरे पैसे बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं। तो आपको तो पता ही नहीं चला आपके पैसे कट गए हैं बैंक में, तो आपने अपनी कैश बुक कम करी नहीं, लेकिन आपकी बैंक बैलेंस कम हो गया, आपका पासबुक कम हो गई है। तो ये भी डिफरेंस आ जाता है कि बैंक ने पैसे काट लिए या बैंक ने आपके अकाउंट में कोई पैसे डाल दिए। जैसे बैंक इंटरेस्ट देता है, देखो कई बैंक जो है हर 6 महीने में या 3 महीने में इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है? तो क्या आपको मैसेज आता है? नहीं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है अपने आप। तो आपको पता ही नहीं कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया है। तो आप कैश बुक में एंट्री थोड़ी करोगे। तो बैंक जो पासबुक है उसमें अलग अमाउंट दिखा रहा है और आपकी कैश बुक में अलग अमाउंट दिखा रहा है, जब तक आप एंट्री कर नहीं लेते। तो इस वजह से भी डिफरेंस आ जाता है कि बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया और आपने नहीं रिकॉर्ड करा। और आगे क्या? एरर्स हो गई। कभी कभार गलती हो गई, आपने कैश बुक जो है 10,000 से बढ़ानी थी, आपने गलती से 1,000 से बढ़ा दी, और बैंक में तो वही बढ़ गया आपके 10,000 रुपए। जैसे मान के चलो किसी ने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कराए, उसने मुझे फोन कर दिया, कह रहा है जी मैंने ना आपके 10,000 रुपए देने थे। मैं कहता हूँ हाँ भाई। मान के चलो हर्ष को ले लेते हैं हम। हर्ष कहता है कि सर मैंने आपके 10,000 देने थे। मैं कहता हूँ हाँ हर्ष, आपने 10,000 देने थे। तो हर्ष कहता है सर आप अपना अकाउंट नंबर दो, ये दो, मैं आपके सीधा अकाउंट में बैंक में जमा करा देता हूँ। तो उसने मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 जमा करा दिए। तो मेरी पासबुक कितने से बढ़ गई? बैंक बैलेंस कितने से बढ़ गया? 10,000 रुपए से। तो मुझे कैश बुक में भी कितने से एंट्री करनी है? 10,000 रुपए से। कैश बुक के बैंक कॉलम में मैं डेबिट साइड में कितने लिखूंगा? 10,000 रुपए। लेकिन मैंने गलती से 1,000 रुपए लिख दिए। गलती हो गई भाई, इंसान हूं, मैंने 10,000 की जगह 1,000 लिख दिए। तो इससे भी क्या होगा? आपकी बैंक बैलेंस तो बढ़ गया 10,000 रुपए, और मैंने अपना कैश बुक में जो बैंक बैलेंस बढ़ाया वो बढ़ाया 1,000 रुपए। तो 9,000 का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब बैंक में मेरे हो जाएंगे 1,10,000 रुपए, और मैंने एंट्री करी 1,000 से, तो मेरे कैश बुक दिखा रहा है 1,01,000 रुपए। तो एरर मतलब गलती हो गई। अब वो गलती बैंक की तरफ से भी हो सकती है, मेरी तरफ से भी हो सकती है। तो गलती में तो वैसे ही डिफरेंस आएगा, पक्का ही पक्का मैच नहीं करेगा। मैंने 10,000 की चीज 1,000 रुपए लिख दी, या बैंक ने 5,000 की चीज 500 रुपए लिख दी और मैंने 5,000 लिख दी, तो ये तो एरर है। एरर में तो वैसे ही गलत अमाउंट आएगा। ठीक है? तो ये जो है कुछ एरर्स होती हैं, मतलब ये डिफरेंसेस के रीजंस होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला है ड्यू टू टाइमिंग। टाइमिंग की वजह से हो गया। टाइमिंग जो है दोनों की मैच नहीं करी, कि मैंने चेक डाल दिया बैंक में और मैंने एंट्री कर दी, लेकिन बैंक में अभी बढ़े ही नहीं। तो ड्यू टू टाइमिंग हो गया। दूसरा हो गया रीजन, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। बैंक ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली लेकिन मुझे पता ही नहीं, तो मैंने नहीं करी। तो पासबुक में तो एंट्री है लेकिन कैश बुक में नहीं है, तो उस वजह से भी डिफरेंस आएगा। और तीसरा क्या हो गया? एरर, गलती ही हो गई। तो गलती में तो कुछ कर ही नहीं सकते ना आप। मैंने लिखना था 10,000, मैंने गलती से लिख दिया 1,000 रुपए, और बैंक ने तो वो 10,000 ही लिखा। बैंक ने तो सही लिखा, मैंने गलती कर दी, तो उससे भी डिफरेंस आएगा। तो ये डिफरेंसेस पता चल गए हैं आपको, रीजंस पता चल गए हैं कब कब जो है अलग आ सकता है अमाउंट। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया। चलो जी, अब इसमें ना आपको 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैं पहले ऊपर नाम लिख दूं चैप्टर का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक क्या हो गया? अच्छा एक एल है, बड़ी खतरनाक एंट्री वो है इसकी स्पेलिंग। बैंक रिकंसिलिएशन, ये आई तो आएगा ना, रिकंसिलिएशन कहते हैं इसको। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है उसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको एक तरीका आ गया, पहला तरीका समझ आ गया, तो बाकी 3 अपने आप आ जाएंगे। मतलब कि एक जैसे ही है सारे तरीके। मतलब 4 तरीके, क्या कह लो, 4 टाइप के क्वेश्चन है इसमें। तो एक टाइप समझ आ गई, बाकी 3 अपने आप समझ आ जाएंगे। अब क्या क्या है? पहला है बैलेंस एज पर कैश बुक। दूसरा है बैलेंस एज पर पासबुक। तीसरा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और लास्ट है ओवरड्राफ्ट
एज पर पास। अच्छा, आप लोगों ने मतलब मुझे बताना, जिसने देखा है वो बताए और जिसने नहीं देखा वो भी बताए। आपने देखा है जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, बैंक में अकाउंट में पैसे आते हैं, तो आपको एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे, देखा है आपने? तो क्या लिखा होता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड या डेबिटेड लिखा होता है? एसएमएस पढ़ा हो किसी ने तो क्रेडिटेड लिखा होता है ना। समझ नहीं आता, आप लोग समझते हो कि क्रेडिट का मतलब क्या है? मैं बताता हूँ मैसेज क्या लिखा होता है। इस तरीके लिखा, योर अकाउंट, योर बैंक, योर पीएनबी अकाउंट या जो भी एसबीआई अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹10,000, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए हैं, ये बोलता है वो। आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट हो गए हैं। तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार ये क्रेडिट क्यों लिखा है, डेबिट लिखा होना चाहिए। कि जब हमारा बैंक अकाउंट बड़ा है तो डेबिट लिखा होना चाहिए ना। सबके मन में आ रहा है, आता है ये डाउट, या अभी भी है डाउट कि भाई यूं लिखा होना चाहिए योर, हाँ यूं लिखा होना चाहिए, योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय 10,000 रुपीज। ये क्रेडिटेड क्यों लिखा होता है? पैसे जमा हो रहे हैं, डेबिट होने चाहिए, क्रेडिट क्यों हुए हैं? अब आप इसका आंसर सुनो ध्यान से। एक बात बताओ, आपने जब बैंक में 20,000 रुपए जमा कराया, आपके अकाउंट में 20,000 रुपए हैं, तो आप लिखते हो ना बैंक बैलेंस, आपके लिए क्या होती है? एसेट होती है। आप डेबिट साइड में लिखते हो भाई कैश एट बैंक 20,000, तो आप एसेट मानते हो ना उसको। लेकिन आप मुझे बैंक की तरफ से सोच के बताओ, बैंक ने आपको 20,000 रुपए देने हैं, तो उसके लिए वो एसेट है या लायबिलिटी हो? आप उसकी तरफ से क्या हो आप? उसके लिए तो वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि आपने उससे 20,000 रुपए लेने हैं, क्योंकि आपने जमा कराए हुए हैं। लेकिन बैंक ने आपको 20,000 रुपए देने हैं, तो आप उसके लिए लायबिलिटी हो। तो जब आप 10,000 रुपए और जमा कराते हो, तो उसके लिए आपने 10,000 रुपए की और लायबिलिटी बढ़ा दी। अब उसने आपको 30,000 रुपए देने हैं। तो जब 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा हुए, तो वो आपकी तरफ से थोड़ी, वो तो अपनी तरफ से लिखेगा ना, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 10,000 रुपए, कि अब हमने आपके 10,000 रुपए और देने हैं, हमारी 10,000 रुपए से लायबिलिटी और बढ़ गई है। बात समझ आई आपको? वो आप बैंक की तरफ से सोचा करो। जब आप मैसेज पढ़ते हो तो आपको लगता है ये कंफ्यूजन, मुझे भी थी जब मैंने भी पढ़ा था ये चैप्टर, जब मैं आपके जितना था, कि यार एक तरफ सर कह रहे हैं कि भाई हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है तो डेबिट होना चाहिए, लेकिन आपको वो एसएमएस बैंक कर रहा है, तो वो तो अपनी तरफ से मैसेज करेगा, आपकी तरफ से थोड़ी करेगा। वो लिखता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 10,000 रुपीज, मतलब वो कह रहा है कि हमने अब आपको 10,000 रुपए और देने हैं, हम हमारी तरफ से आपके लिए लायबिलिटी और बढ़ गई है, क्रेडिट हो गया आप 10,000 रुपए हमारे लिए। तो आज क्लियर हुआ आप लोगों को कि क्यों क्रेडिटेड वर्ड लिखा होता है? जब आप, अब वो 10,000 रुपए जब आपके जमा हो गए हैं, तो आप मुझे बताओ कि जब आपके 10,000 रुपए जमा हुए बैंक अकाउंट में, तो आप अपनी कैश बुक में क्या करोगे? डेबिट करोगे, करोगे ना डेबिट, 10,000 रुपए बढ़ेंगे तो। लेकिन सोचो बैंक क्या करता होगा अपनी पासबुक में? वो 10,000 रुपए से आपको क्रेडिट करेगा। क्लियर हुआ आपको? आप ध्यान से देखना आज, आप आज ध्यान से देखना, आप देखना पासबुक देखना अपने पेरेंट्स की या आप लोगों की होगी तो, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हुए होंगे, तो देखना बैंक ने पासबुक में क्रेडिट करे होंगे, जिसका आपको मैसेज भी आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय इतना। और जब आपके बैंक बैलेंस कम हुआ होगा, जब आपने पैसे निकाले होंगे या उसमें खर्च करे होंगे, तो उन्होंने डेबिट में लिखा होगा। और आपको मैसेज भी ये आता होगा योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹500, कि 500 रुपए आपने एटीएम से निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, या आपने 500 रुपए कहीं ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। तो पासबुक जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने कहा था डेट, पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट, क्रेडिट और फिर अमाउंट का कॉलम होता है। तो आप देखना पासबुक में उन्होंने क्या करा होगा, जब आपके अकाउंट में पैसे जमा हुए होंगे तो क्रेडिट करे होंगे, और जब निकले होंगे तो डेबिट करे होंगे। क्यों? क्योंकि एक के लिए जो कैश बुक एसेट है, बैंक के लिए वो पासबुक लायबिलिटी है। आप क्या करते हो जरा सोचो, जब आप कैश बुक बनाते हो, तो आपका जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो आप डेबिट में लिखते हो, और बैंक बैलेंस घटता है तो क्रेडिट में लिखते हो। ऐसे बैंक क्या करता होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो वो क्रेडिट करता है, और जब उस आपका बैंक बैलेंस कम होता है तो वो क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा, और बढ़ेगा तो क्रेडिट करेगा। हाँ,
तो जितना आप पैसा जमा कराओगे उसकी लायबिलिटी बढ़ती रहेगी, वो क्रेडिट करेगा, और जितना आप पैसे निकालते रहोगे उसकी लायबिलिटी कम होगी, वो डेबिट करेगा। तो क्लियर है आपको? मतलब ये कैश बुक और पासबुक बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। आपने डेबिट करा है तो बैंक क्रेडिट करेगा, आपने क्रेडिट करा है तो बैंक डेबिट करेगा, और बड़ा मतलब इसमें रटने वाली बात नहीं है, बड़ा लॉजिक है। आपने पैसे जमा कराए तो उसकी लायबिलिटी बढ़ी, आपकी एसेट बढ़ी। आपने पैसे निकाले तो उसकी लायबिलिटी कम हुई और आपकी एसेट कम हो गई। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना ये? तो इसलिए अब आप ये ना चारों के आगे मुझे एक चीज़ लिखनी है, वो मैं आप लोगों से पूछूँगा। अब आप अपनी तरफ से जब मैं कहूँगा बैलेंस एज़ पर कैश बुक तो आपने अपनी तरफ से सोचना है, और जब मैं कहूँगा बैलेंस एज़ पर पासबुक तो आपने बैंक की तरफ से सोचना है। अब पहला लिखा है बैलेंस एज़ पर कैश बुक, और बार-बार बोल रहा हूँ, जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जब मैं आपको कैश बुक वर्ड बोलूँगा, तो आपने कैश बुक का बैंक वाले कॉलम की सोचना है। कैश बुक के कैश कॉलम को नहीं सोचना, वो तो कैश ही हो गया, कैश की बात थोड़ी चल रही है यहाँ पे, बैंक बैलेंस की बात चल रही है। तो जब भी मैं कैश बुक वर्ड बोलूँगा इस पूरे चैप्टर में, तो आप समझ जाना मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि जो कैश बुक में आपका बैंक कॉलम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप मुझे बताओ, अगर आपके नहीं, इसमें बैंक का कॉलम भी नहीं बनेगा, ये तो स्टेटमेंट बना रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इसका तो बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्मेट है, ठीक है ना? हमें तो इस क्वेश्चन में कैश कैश बुक और पासबुक के बैलेंस दिए होंगे, और उनके हमें डिफरेंस ढूँढने हैं कि ये डिफरेंस क्यों आ रहे हैं, क्लियर है? तो इसमें अब आप जब सबसे पहले मैं बोलूँगा बैलेंस एज़ पर कैश बुक, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ किसकी तरफ से सोचना है आपको? अपनी तरफ से सोचना है। और जब बोलूँगा बैलेंस एज़ पर पासबुक, तो आपने किसकी तरफ से सोचना है? बैंक की तरफ से सोचना है। तो अभी मैं पहले आपकी तरफ से सोच रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ बैलेंस एज़ पर कैश बुक, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपके बैंक में आपके मतलब जो कैश बुक है उसमें बैलेंस रखा हुआ है, कुछ बैलेंस है। तो वो डेबिट है या क्रेडिट है? क्या है वो? डेबिट है। बैलेंस एज़ पर कैश बुक का मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, कैश बुक की तरफ से, आपकी तरफ से भी आपकी तरफ से सोचना है, तो आप क्या कहोगे कि बैलेंस एज़ पर कैश बुक मतलब डेबिट। अब मैं कहता हूँ बैलेंस एज़ पर पासबुक। अब बैंक की तरफ से सोचो कि बैंक में जो आपके पैसे पड़े हुए हैं, तो बैंक के लिए वो क्या है? डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट है, लायबिलिटी है, वेरी गुड। अब आप ध्यान से सुनना, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब सबको पता है, मैंने शायद बताया था कि जब हम बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लेते हैं, मतलब हमारे बैंक में पड़े हैं 1 लाख रुपए और हमने निकाल लिए 1,20,000 रुपए, तो हम क्या कहेंगे कि ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया? 20,000, क्योंकि हमारे बैंक में थे 1 लाख रुपए और हमने निकाल लिए कितने? 1,20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए हमने बैंक को वापस करने हैं, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। तो हम उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये वर्ड सबने सुना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने पहले समझाया भी हुआ है। तो अब ये कैश बुक मतलब आपकी तरफ से सोचना है। अब ध्यान से सोचो, मैं आपकी तरफ से सोचने की बात कह रहा हूं। अब जरा सुनो, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इसका मतलब क्या है कि आपने बैंक के पैसे देने हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब आपने बैंक के पैसे देने हैं, तो आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? क्रेडिट, क्योंकि आपके लिए क्या है? ये लायबिलिटी है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब आपने बैंक के 20,000 रुपए देने हैं, तो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है, मतलब क्रेडिट है। और लास्ट आ गया पासबुक, तो अब किसकी तरफ से सोचना है? बैंक की तरफ से सोचना है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मतलब आपने बैंक को 20,000 रुपए देने हैं, तो बैंक ने आपसे 20,000 रुपए लेने हैं, तो बैंक के लिए आप क्या हो? अब डेबिट हो या क्रेडिट हो? डेबिट, एसेट है, क्योंकि बैंक ने आपसे 20,000 रुपए लेने हैं, तो अब आप बैंक के लिए एसेट हो, क्योंकि बैंक ने आपसे 20,000 रुपए लेने हैं, और आपने 20,000 रुपए बैंक को देने हैं, तो बैंक आपके लिए इस टाइम लायबिलिटी है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। ये याद रहेंगे ना, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, ये याद रहेंगे ना आप लोगों को, मतलब रटना नहीं है। मैं इसलिए इतना टाइम लगाया इसमें, मैं आपको सीधा लिख के भी दे सकता था, इसको डेबिट करो, इसको क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, लेकिन मेरे ख्याल अब आप लोगों को क्लियर है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो आज एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक मतलब स्टार्ट करेंगे, और बड़ा आसान चैप्टर है। बस आप लॉजिक समझ गए ना इस चैप्टर में, तो मतलब मेरे को तो बड़ा अच्छा चैप्टर लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लगता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। अ, निकाल लेना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उसमें मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को। आप लोग भी निकाल लो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं आज हम, एक आसान सा क्वेश्चन करेंगे। तो
अभी आप देखो, आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके ऊपर लिखा हुआ है डेबिट फेवरेबल बैलेंस एज पर पास कैश बुक। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो उसने क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये मैंने तभी लिखवा दिया पहले, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कि ये पहला टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। और आगे कभी लिखा हो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो समझ जाना ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कह रहे हैं। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का कब होएगा, जब आपने पैसे देने होंगे बैंक के, मतलब ओवरड्राफ्ट। तो समझ जाना ये चीजें। कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, लिख दिया होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और जब कई बार ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक की जगह लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप समझ जाना थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये लिखवा दिए पहले ही और समझा भी दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ आप लोगों को पता तो चले कि आप लोग इसका फॉर्मेट कैसे होता है और क्या है। बहुत आसान फॉर्मेट है, कोई नरेशन नहीं लिखनी, कुछ नहीं। हाँ मतलब एक तरीके से नरेशन की तरह एक चीज लिखनी है, बट बहुत आसान चैप्टर है ये। फॉर्मेट देखो कितना आसान है, बस यहाँ लिख देंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपने पढ़ा था अभी डेफिनेशन में, प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो एक ना पर्टिकुलर डेट पे बनता है ये। तो हम लिखेंगे एज ऑन जो भी डेट दे रखी होगी, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, लेकिन हमने डेट जब दी होगी क्वेश्चन में तो ध्यान से देखनी है कब की डेट दे रखी है, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ पे देख लो क्या करना है, प्लस माइनस। आपको इलस्ट्रेशन में ना ऐसे भी मिल जाएंगे सॉल्यूशन, प्लस माइनस करके भी, और डिटेल और अमाउंट करके भी मिल जाएंगे। वो बहुत बेकार तरीका है, प्लस माइनस करके चलना है और कुछ नहीं, बस प्लस माइनस और कुछ नहीं करना है इसमें। और ये पर्टिकुलर्स, तो उसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, वो प्लस वो वाले को, डिटेल और अमाउंट वाले को। ये सबसे आसान तरीका है जो बता रहा हूँ, और इससे आपने करना है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी टीचर कहेगी या डिटेल या अमाउंट से करो, इससे भी कर सकते हो आप, पूरे नंबर देगी आपकी टीचर इसमें। अब इसमें इस चैप्टर में तो मैं कह सकता हूँ दावे से कि प्रेजेंटेशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो फॉर्मेट है। अब जैसे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट था, हमने ऐसे वाला भी करा था और ऐसे वाला भी करा था, ऐसे इसमें भी दो फॉर्मेट है, एक डिटेल और अमाउंट वाला और ये वाला प्लस माइनस वाला। तो किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिखा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ऐसे है ना, तो आपने भी यहाँ पे ये लिखना है, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश मतलब टाइप 1। तो आपने भी यहाँ लिख देना बैलेंस एज पर कैश बुक, और यहाँ लिख देना डेबिट। डेबिट करते हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। और अमाउंट कितना दे रखा है 15,000, तो हम प्लस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे, ठीक है। याद रखना, जब क्वेश्चन होगा बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, तो जो अमाउंट लिखेंगे इनके प्लस में लिखेंगे। और जब भी क्वेश्चन होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो हम जो अमाउंट लिखेंगे, जो ये 15,000 हमने प्लस में लिखा है, तब हम माइनस में लिखेंगे। बस यही फर्क है। मैंने कहा ना, एक समझ गए तो बताऊंगा अभी चल के, पहले आप एक बार ये देखो कि एक पहला टाइप समझ गए ना आप, तो बाकी सारे टाइप अपने आप समझ आ जाएंगे। और चाहे इस टाइप के क्वेश्चन हो चाहे इस टाइप के, बस सिर्फ फर्क ये है, जब ये बैलेंस एज पर कैश बुक आएंगे तो प्लस में लिखना है, और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या पासबुक आएंगे तो ये 15,000 रुपये आपने माइनस में लिखने हैं, अगर ये यहाँ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का क्वेश्चन होता। अच्छा, युवराज पूछ रहे हैं ऐसा क्यों। युवराज, इसके पीछे ना कोई वो नहीं है, मतलब ये ना एक स्टेटमेंट है। बस ये है कि जब ओवरड्राफ्ट है तो मतलब माइनस में बैलेंस लिखना है, और जब बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक है तो प्लस में लिखना है। इसके पीछे ना कोई लॉजिक नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना, ये आपके अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। अकाउंट्स का पार्ट मतलब जो हम अकाउंट्स ने सीखी थी ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग और एनालाइजिंग, और ये सब हमने पढ़ा था, समराइजिंग, ये सब, उसमें से ये कुछ भी पार्ट नहीं है। ये तो हम क्यों बनाते हैं कि भाई हमने डिफरेंस देखने हैं कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आ रहा है। और आप एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर टाइम पे चल के तो दोनों बराबर हो ही जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, आपने मुझे चेक दिया, मैंने जमा करा दिया, तो 2-3 दिन में वो क्लियर हो जाएगा ना।
तो 2-3 दिन में आपका जो बैंक का पासबुक है और जो मेरी कैश बुक है उसमें डिफरेंस आएगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मुझे एक बात तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 2-3 दिन बाद तो आ ही जाएगा मेरे अकाउंट में पैसा। 2-3 दिन बाद तो मेरे पासबुक और कैश बुक इक्वल हो ही जाएगी। तो कोई आप देख रहे हो इसमें कोई अकाउंटिंग नहीं है, इसमें कोई अकाउंट्स नहीं है इस चैप्टर में। लेकिन ये चैप्टर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कभी-कभार ना डिफरेंस हमें ढूँढने होते हैं। जैसे आप कंपनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो और कोई बड़ा डिफरेंस आ गया, तो पता चले कोई एरर ही है भई। जब एरर हो गई तब तो हमें ये बता देगा ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब 3 तरीके के रीज़न बताए, एक तो टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आता है, तो वो तो एक टाइम आने पर दोनों बराबर हो ही जाएँगे। दूसरा क्या है, बैंक ने एंट्री कर दी, आपने नहीं करी। तो जब आपको 3-4 दिन बाद पता चल गई, तब आप भी एंट्री कर दो, तो कोई गलती वो थोड़ी है। तीसरा जो है ना एरर, वो सबसे बड़ा रीज़न है कि भई बैंक ने 1000 लिखा और आपने 10,000 लिख दिया। तो इसको ढूँढने की वजह से हम ये बीआरएस बनाते हैं कि भई क्यों आ गया डिफरेंस इतना, ऐसे क्यों आ गया डिफरेंस? चलो टाइमिंग वाला तो समझ आ गया, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा और दूसरा डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो एरर हो गई वो तो कभी इक्वल आएगा ही नहीं ना। मैंने 10,000 लिख दिया, बैंक ने 1,000 लिख दिया, तो ये वाली इसमें तो कभी भी डिफरेंस इक्वल आएगा ही नहीं, मतलब ये तो दोनों के डिफरेंस ही आएगा। तो उस वजह से हम ये बनाते हैं, बाकी इसका कोई अकाउंटिंग पर्पज़ नहीं है कि भई अकाउंट्स में काम आएगा या हमारे को प्रॉफिट निकालने में काम आएगा। अकाउंट्स बनाने का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट निकालना। तो उसमें इसका कोई काम ही नहीं है। ये तो बस हम क्यों बना रहे हैं कि भाई कैश बुक और पासबुक मैच क्यों नहीं कर रही, बस इसलिए। इसका कोई प्रॉफिट पे असर पड़ेगा बताओ? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बस एक फॉर्मेट है कि भाई ये जो बैलेंस एज़ पर कैश बुक और पासबुक है प्लस में लिखना है और ओवरड्राफ्ट एज़ पर कैश बुक पासबुक है तो माइनस में लिखना है बस। एक फॉर्मेट को वो पूरा करने के लिए बस, बाकी और कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे। चलो जी, अब अगला पढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये वाला तो बड़ा बेसिक सी चीज़ थी, हमने लिख दिया। तो इसमें अब आप ना, ये मेरे 2 हाथ हैं, मैं इसको मानूँगा कैश बुक और इसको मानूँगा पासबुक। ऐसे ठीक है? आप लोग भी शुरू में करोगे तो ऐसे करना, थोड़ी आसानी रहती है। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। ठीक है? ये मैं लिख भी दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। ये लिख दिया मैंने, देखो ये कैश बुक और ये पासबुक। ठीक है जी? तो अब ज़रा समझना क्या लिखा है। और अभी एक बार बता दूँ मैं, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बैलेंस एज़ पर कैश बुक को, तो किसकी तरफ से सोच के ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम? जब बैलेंस एज़ पर पासबुक करेंगे तो बैंक की तरफ से सोचेंगे। अभी हम किसकी तरफ से सोच रहे हैं? बैलेंस एज़ पर कैश बुक, मतलब अपनी तरफ से सोच रहे हैं। ज़रा पढ़ता हूँ मैं, पहला क्या लिखा है? कह रहा है चेक डिपॉज़िटेड बट नॉट क्लियर्ड। कह रहा है चेक डिपॉज़िट कर दिया पर क्लियर नहीं हुआ अभी तक। तो चेक डिपॉज़िट कर दिया मतलब ये वही वाला सिचुएशन है कि मुझे युवराज ने पैसे देने थे 10,000 रुपए, तो उसने मुझे चेक दे दिया। अब मैंने ये चेक बैंक में जाके डिपॉज़िट कर दिया। मेरी तरफ से सोचना, आप कैश बुक है, मेरी तरफ से सोचना। मेरे पास एक चेक था 10,000 रुपए का, मैंने वो चेक बैंक में डिपॉज़िट कर दिया। ठीक है? और मैं घर आके क्या करूँगा? कैश बुक में एंट्री कर दूँगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। बैंक में अभी वो 2-3 दिन लगेंगे क्लियर होने में, तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो ये जो दोनों हैंड है मेरे, बताओ ये रहे, ये कैश बुक है, पासबुक है। तो बताओ कौन-सी चीज़ बड़ी हुई आ रही होगी? कैश बुक बड़ी होगी या पासबुक बड़ी होगी, या दोनों इक्वल होंगी? जब मैं डिपॉज़िट करा के घर पे आके एंट्री कर दी होगी कैश बुक में, तो क्या दोनों में से कौन ज़्यादा आ रहा होगा? कैश बुक या पासबुक? कैश बुक। तो ऐसे होएगा, कैश बुक बड़ी हुई आ रही है और पासबुक कम है। तो अब मेरे को, हाँ, ऐसे है ना, ये कैश बुक ऊपर है और मैंने पासबुक नीचे कर दी, मतलब कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, पासबुक का कम आ रहा है। तो अब ना मुझे क्या करना होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मुझे इनको पहले तो देखना होता है क्या हुआ है। पहले देखो मैंने क्या करा, पहले मैंने देखा कि जब मैंने एंट्री कर दी तो क्या हुआ होगा, पासबुक तो कम है और कैश बुक ज़्यादा है। ऐसे हैं देखो मेरे दोनों हाथ, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है और पासबुक का कम है। अब दूसरा स्टेप आता है कि अब हमें इसको ठीक करना है। हमेशा ठीक कैसे करोगे? इक्वल करना है। अब मुझे बताओ, और मैं किसको हिला पाऊँगा? मेरे पास क्या है? कैश बुक है, तो पासबुक को मैं नहीं हिला सकता। मेरे पास क्वेश्चन किसका है? बैलेंस एज़ पर कैश बुक का है। तो ये सिचुएशन है, पासबुक कम है, कैश बुक ज़्यादा है। तो मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो मैं क्या करूँ? मुझे इक्वल करना है दोनों को, क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे अपनी कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो मतलब कम करना पड़ेगा मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं ये 1000 रुपए माइनस में लिख दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा चेक डिपॉज़िटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है? अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों करा आपने? आपको तो 1000 रुपए कैश बुक बड़ी है, तो आपको तो थोड़े दिन बाद पासबुक बढ़ जाएगी, जब बैंक में पैसा आ जाएगा तो ये बढ़ जाएगी। नहीं, ये क्वेश्चन है, अब इसको आपको मैं करने का तरीका बता रहा हूँ, आपने कैसे करना है। पहले तो ढूँढना है हुआ क्या है। हमने क्या देखा? हमने कहा भई ये हुआ है, पहले दोनों बराबर हैं। हमने क्या करा? हमने अ, चेक डिपॉज़िट कराया बैंक में और घर आके कैश बुक बढ़ा दी। तो ये तो हो गया कि हुआ क्या है। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि हमने इसको
इक्वल करना है। और इक्वल में अब दो चीजें कर सकते हैं, या तो कैश बुक कम करेंगे या पासबुक बढ़ा देंगे, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। फिर हमें देखना है क्वेश्चन किसका है, कैश बुक का है, तो हम पासबुक को तो हिला ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होएगा। अगला करते हैं, उससे आपको और क्लियर होएगा। अगला लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब ये युवराज की तरफ से सोचो, युवराज ने मुझे चेक इशू कर दिया था। चेक इशू करना मतलब क्या होता है कि हमने किसी के पैसे देने हैं तो हमने उसको चेक इशू कर दिया। अब आप युवराज की तरफ से सोचो कि युवराज ने मुझे 10,000 का चेक दिया, और युवराज ने मुझे 10,000 का चेक दिया, और वो चेक अभी मेरे पास ही है, और युवराज घर जाएगा और क्या करेगा, अपनी कैश बुक कम कर देगा। युवराज, अब देखो ये क्या होगा, ये दोनों दोनों ऐसे हैं अभी। युवराज, अब ये युवराज की कैश बुक पासबुक की बात हो रही है। युवराज ने 10,000 रुपए का मुझे क्या दिया, चेक दे दिया, और घर जाके युवराज क्या करेगा, अपनी कैश बुक जाएगा और कैश बुक अपनी कम कर देगा। कैश बुक मतलब बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। युवराज के अभी ऐसे है, कैश बुक और पासबुक बराबर है। युवराज ने मुझे 10,000 का चेक दिया, और युवराज घर जाके अपनी कैश बुक कम कर लेगा। लेकिन वो चेक तो अभी मेरे पास ही है, मैंने बैंक में जमा कराया ही नहीं। जब मैं उस चेक को अपने बैंक में जमा कराऊंगा, तभी तो युवराज की पासबुक कम होगी, तभी तो युवराज के बैंक से पैसे कम होंगे। लेकिन युवराज ने तो आज ही अपनी कैश बुक कम कर ली घर जाते ही, जैसे उसने मुझे चेक दिया। तो अब युवराज की सिचुएशन ऐसी है, पासबुक बढ़ी हुई है और कैश बुक नीचे है, लेकिन लिखा है कि चेक जो है अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। बैंक में प्रेजेंट मतलब मैंने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं कराया युवराज का चेक। तो सिचुएशन ऐसे है देखो। अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो मैं आप लोगों से पूछूं, मैं कैश बुक को बढ़ाऊं या पासबुक कम कर दूं, क्या करूं? क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, कैश बुक का। ये क्वेश्चन किसका है, कैश बुक का। इससे हमें पता चलेगा कि क्या करना है, कि पासबुक कम करनी है या कैश बुक बढ़ानी है। तो अभी ऐसे सिचुएशन थी, पासबुक ऊपर थी, कैश बुक नीचे थी। तो आप लोगों ने कहा सर कैश बुक बढ़ा दो, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कैश बुक का है। तो मैं इसमें 1,500 रुपए प्लस में लिख देता हूँ, 1,500। और ये लिख दूंगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ऐसे करके लिखना है। ठीक है जी, ये हो गया। अब आखिरी आखिरी ट्रांजैक्शन है, जरा उसको समझो। अभी ऐसे है सिचुएशन दोनों, ठीक है, ये रे, ये पासबुक है, कैश बुक है, मान के चलो इक्वल है। अब अगला लिखा आ रहा है बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, तो आप मुझे बताओ दोनों में से क्या होएगा। पहले तो देखना हुआ क्या है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है तो क्या बढ़ेगा, पासबुक बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन हो गई, ठीक है। पहले तो देखना हुआ क्या है, तो हुआ क्या है, पासबुक बढ़ गई है और कैश बुक नीचे है। अब हमें ठीक करना है, तो अब हमें इक्वल करना है, तो मैं क्या करूं, कैश बुक बढ़ाऊं या पासबुक नीचे ले जाऊं, क्या करूं? कैश बुक बढ़ा देता हूं। नहीं नहीं, कैश बुक बढ़ाएंगे युवराज, हाँ। तो क्योंकि कैश बुक का क्वेश्चन है, सिचुएशन ऐसे है, मैं कैश बुक बढ़ा देता हूँ। कैश बुक बढ़ा देते हैं कितने रुपए से, 200 रुपए से। तो यहाँ पे भी ये लिख देंगे बैंक इंटरेस्ट, क्वेश्चन खत्म। अब देखो हमें इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं जरा देखो। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको। 16,700 ये आ रहा है टोटल, है ना? 16,700। और क्या करें, या अभी अभी क्वेश्चन हुआ क्या है, आंसर तो आने दो। 16,700, यहाँ जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा दूसरी तरफ भी वही लिख देंगे। और 16,700 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ, 15,700। अब ठीक आ गया हर्ष? तो 15,700, इसके आगे क्या लिखेंगे, ये आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होता है। बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट, क्वेश्चन खत्म। मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैंक जो आपकी कैश बुक का बैलेंस है ना, वो 15,000 दिखा रहा है एक पर्टिकुलर डेट पे, मान के चलो 6 सितंबर को। 6 सितंबर को आज की डेट पे आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो 15,000 दिखा रहा है, और पासबुक का बैलेंस 15,700 दिखा रहा है। तो ये 15,000 और 15,700 क्यों दिखा रहा है, वो इन 3 रीजन से दिखा रहा है। इन 3 रीजन की वजह से आपके कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस 700 रुपए से फर्क आ रहा है। वो 700 रुपए का फर्क क्यों आ रहा है,
इन 3 वजह से आ रहा है, इन 3 वजह से, ठीक है? इन 3 ट्रांज़ैक्शन की वजह से। तो जब यहाँ पे ऊपर लिखा होगा बैलेंस एज़ पर कैश बुक, तो नीचे हमारा बैलेंस एज़ पर पासबुक आएगा, और ऊपर लिखा होगा बैलेंस एज़ पर पासबुक, तो नीचे हमारा बैलेंस एज़ पर कैश बुक आएगा, ठीक है? और हमने जब बैलेंस एज़ पर कैश बुक यहाँ लिखा है, तो बैलेंस एज़ पर पासबुक हमेशा हमारा यहाँ आएगा। और जब हम लिखेंगे बैलेंस एज़ पर पासबुक, तो वो भी प्लस में लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया बैलेंस एज़ पर कैश बुक हो चाहे पासबुक हो, प्लस में लिखते हैं। तो चाहे हम यहाँ पर कैश बुक लिखा हो चाहे पासबुक, तो हमेशा क्रॉस में आएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? नहीं, तो माइनस में तो आएगा, अगर कैश बुक प्लस है तो पासबुक माइनस होगी, अपोजिट चलते हैं ना ये। अभी तो बताया था, मेरे लिए डेबिट, बैंक के लिए क्रेडिट, है ना? इधर प्लस है तो ये माइनस में आएगा। अच्छा, कभी-कभी ना इसका जो डिफरेंस 15,700 है वो इस तरफ भी आ सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं तब समझाऊँगा आप लोगों को, वरना फिर ज़्यादा वो हो जाएगी प्रॉब्लम। अभी आप ये समझो कि हमेशा जो बैलेंस है ना डिफरेंस इसमें आएँगे, अपोजिट साइड में आएँगे। ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, अगर ये 15,000 माइनस में लिखा होता तो ये बैलेंस प्लस में आता। 99% ऐसे ही होता है, 1% कभी-कभी यहाँ का बैलेंस यहीं आ जाएगा, मतलब कि ये वाला 15,700 यहीं आ जाएगा, तब क्या करते हैं, वो तब समझेंगे, अभी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करते। इतना क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।